आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल नेचर्स गिफ्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। मुझे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया है कि हम सब बड़े लोग तो कोरोना डिसीज़ से बचाव के लिए काढ़ा बना बना करके पी रहे हैं, लेकिन जो नवजात शिशु हैं और छोटे बच्चे हैं उनको इस संक्रमण से बचाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में नवजात शिशु और छोटे बच्चों को बचाए रखने के लिए आपको कौन कौन से सावधानी बरतनी है, क्या नहीं करने देना है, क्या करना है, कौन कौन से फूड बच्चे को दिए जा सकते हैं जिससे कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो मजबूत हो सके, और कब आपको ये समझ लेना है कि आपका बच्चा संक्रमित हो चुका है और आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर के जाने की ज़रूरत पड़ती है। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर जानकारी देने जा रही हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और वीडियो अच्छी लग जाएगी तो इसे हर किसी को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि हम सब मिल करके इस महामारी से मुक्ति पा सकें। और हमें सावधानी तो ज़रूर बरतनी है, हर किसी को, चाहे बड़ा हो, वृद्ध हो, छोटे बच्चे हो, नवजात शिशु हो, बगैर सावधानी के हम इस संकट से बाहर नहीं आ सकेंगे। और हर किसी को एक दूसरे का समझ करके चलना है। ऐसा नहीं जैसे कि मैं यहाँ पर बॉम्बे में ही हूँ और कभी भी वेजिटेबल्स वगैरह के लिए बाहर निकलती हूँ तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो छोटे बच्चों को लेकर के जाते हैं। मैंने देखा बाइक पर लेकर के जाते हैं, खुद तो मास्क लगाए रहते हैं और बच्चों को ऐसे खुला लेकर के जाते हैं। इस तरह की असावधानी से हम अपने ही बच्चों की ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, और आधे से ज़्यादा लोग तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि ऐसी कोई बीमारी आई हुई है। आप देख रहे हैं, ठीक है हमारे आसपास लोग नहीं मर रहे हैं, लेकिन मैं खुद अपनी बात करूं तो मेरे रिलेशन में, दूर दूर फ्रेंड्स में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो संक्रमित हो चुके हैं। और मैंने तो अपना टेस्ट करवाया नहीं था, लेकिन 1 महीने पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था और मैंने उसमें बताया था कि हम तीनों ही, मेरा बेटा, उसके फादर और हम तीनों ही शायद कोरोना डिसीज़ से ही संक्रमित थे। लेकिन जो काढ़ा मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, दिखाने जा रही हूँ, डेमो वीडियो दूंगी मैं, तो वो काढ़ा बना बना करके मैंने और मेरे बेटे ने भरपूर रूप से पिया, और बिल्कुल हमने बाहर का कोई दवाई मेडिसिन नहीं लिया, प्रिकॉशन रखा, अपने आप को क्वारंटाइन रखा हम लोगों ने, और एक दूसरे से दूरी बनाए रखी। उसके फादर जो हैं वो बाहर जाते थे, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। मैं जो थी, मैं 5-6 दिन तक इस तकलीफ़ में रही, और बेटा जो था वो 1 वीक तक इस तकलीफ़ में रहा। बुखार लगातार आता था, जाता था, आता था, जाता था, ठंड लगती थी और वीकनेस बहुत हो गया उसको। तो मैं बाकायदा उसको जो शक्कर और नमक का घोल है वो गुनगुना पानी के साथ में उसको दे रही थी, और मैं खुद काढ़ा बना बना करके उसको देती थी गरम गरम। तो ये सब आप भी ज़रूर करके लीजिए। जो कुछ मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ वो सिर्फ एक सावधानी है, एक प्रिकॉशन है, मेडिसिन या दवाई नहीं है। यानी कि जैसे ही आपको लक्षण दिखाई देता है आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, बिल्कुल असावधानी नहीं बरतनी है। जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ वो हमारे लिए एक कवच, जैसे कि हमें अभी तक कुछ हुआ नहीं है, हम एकदम सेफ हैं, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे सावधानी बरत सकते हैं जिससे कि हम संक्रमित न होने पाएँ। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले जो नवजात शिशु हैं उनके लिए, जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क पर हैं, तो मदर का ब्रेस्ट मिल्क जो है वो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए बेहतर होता है। इसलिए अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पर है तो आप जो काढ़ा मैं आगे आपको डेमो वीडियो में दूंगी उसे बनाइए, आप पीजिए। आपके दूध के ज़रिए आपके बच्चे को वो सारे तत्व मिल जाते हैं जो उसकी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए पर्याप्त होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को दूध पिलाइए। इसमें गर्मी का मौसम है और डिहाइड्रेशन की भी शिकायत होने की संभावना होती है, तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चे को अपना ब्रेस्ट मिल्क देंगी वो सबसे बेहतर होगा। बच्चा अगर सॉलिड फूड पर आ चुका है तो पानी भी भरपूर मात्रा में दीजिए। और सावधानी के तौर पर इतना ज़रूर याद रखिए कि आपको बच्चे को लेकर के किसी भी पार्टी, प्रोग्राम, फंक्शन वगैरह में नहीं जाना है। थोड़े दिनों की बात है, ऐसा नहीं है हर किसी का दम घुट रहा है। मेरा बेटा भी 2 साल से घर में बैठा हुआ है, घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसका भी दम घुटता है, बाहर जाना चाहता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं।
तो इसलिए बच्चों को बाहर खेलने के लिए न भेजें। जहाँ तक हो सके घर में इंडोर गेम्स जो होते हैं, सांप सीढ़ी है, बिजनेस है, पकड़ा पकड़ी है, लुका छिपी है, इस तरह से जितना हो सके आप बच्चे के साथ खेलिए, ताकि बच्चा थक जाए। थक करके बच्चा सोएगा। एक्सरसाइज करवाइए, सुबह सुबह बच्चे को उठा करके उससे एक्सरसाइज करवाइए, ताकि उसका जो बॉडी वर्क होता है वो घर में ही हो जाए और बच्चा थक करके सो जाए। क्योंकि देखिए, बच्चा जितनी देर तक जागेगा या तो मोबाइल में, टीवी में व्यस्त हो जाएगा, वो भी उसके लिए हानिकारक है। मुझे ऐसे बहुत से क्वेश्चन आए, मेरा आँख के ऊपर बहुत से वीडियो हैं, तो उन्होंने सवाल किया था कि मैम जब से लॉकडाउन लगा है हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, आँख की पलकें नहीं खुलती हैं, आँख में बहुत से संक्रमण की बातें भी सामने आई हैं, तो इसलिए जितना हो सके मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब से दूरी बनाए रखिए। लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चे एंजॉय न करें, मनोरंजन न करें, उनको अभी घर में यही सब करना होगा। तो जो डिस्टेंस होता है, यानी कि इतनी दूरी पे बच्चे के लिए आप इन चीज़ों की व्यवस्था करें कि बच्चे की आँख के ऊपर डायरेक्ट असर न होने पाए। और बच्चे से भी कहिए कि वो मतलब एकदम से ऐसे आँखें फाड़ फाड़ करके न देखें, नॉर्मल आँख से देखें। तो इससे क्या होगा, बच्चे को किसी तरह की तकलीफ, समस्या उसकी आँखों में नहीं हो पाएगी। घर का खाना बच्चों को दीजिए, बाहर का फूड बिल्कुल मत दीजिए। बाहर से जो लोग आते हैं, जैसे कि हमें लोग बाहर जाते हैं और जब बाहर से आते हैं तो मास्क वगैरह धोते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं, तो ऐसे लोगों से नवजात शिशु को दूर रखें। और उन्हें भी चाहिए, जो लोग घर के परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं, वो छोटे बच्चे, नवजात शिशुओं को अपने से दूर रखें। और ये सावधानी तो ज़रूरी है। भले हमें थोड़ी तकलीफ़ होती, बच्चे भी कभी कभी नहीं मानते, पास में आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझा करके रखिए कि इससे वो संक्रमित हो सकते हैं, इस तरह की बीमारी आई हुई है, हमें सावधानी बरतनी। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा हो चुका है तो उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप वो फूड आइटम, जैसे कि हरा पालक हुआ, उसका सूप बना करके पिला दीजिए। मेथी का जो पत्ता होता है, यानी जो लीफी वेजिटेबल्स है, वो ज़्यादा आपको यूज करना है। इससे बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। तो मेथी के जो पत्ते आते हैं उसे आप धो करके अच्छी तरह से, जो खिचड़ी बच्चे के लिए दलिया वगैरह बनाती हैं, उसमें एकदम बारीक बारीक काट करके उसमें मिक्स करिए और उससे बच्चे को खिलाइए। अगर बच्चा सॉलिड फूड पर है तो जैसा कि मैंने बताया 6 मंथ तक तो आपको ब्रेस्ट मिल्क ही देना है। लेकिन अगर बच्चा 6 मंथ से ऊपर हो चुका है, फार्मूला मिल्क पर है, तो फिर ऐसे में आप ये चीज़ें, पालक वगैरह दे सकती हैं। तो एकदम ऐसा मतलब बनाइए कि एकदम से पतला बनाइए, जैसे कि उसको खिचड़ी में पकाने के साथ ही उसे आप मिक्सर में ग्राइंड कर दीजिए, तो एकदम से पतला, एकदम स्मूथ हो जाता है, तो बच्चा आसानी से डाइजेस्ट भी कर लेता है और उसके लिए अच्छा भी रहता है। नो कॉन्टेक्ट थर्मामीटर रहता है, उसका इस्तेमाल करिए। क्योंकि देखिए, बाहर से जो लोग आते हैं, अगर उन्हें भी आपने वही थर्मामीटर, जो हम नॉर्मल थर्मामीटर यूज करते हैं घर में, यहाँ जो मैं पिक्चर दे रही हूँ, इसे आप हर किसी को लगाएंगी तो न भी संक्रमण होने वाला होगा तो भी हो जाएगा। तो इसलिए नो कांटेक्ट जो थर्मामीटर आता है, इस समय उसे ज़रूर लेकर के रखिए, ताकि हर किसी का टेम्परेचर चेक किया जा सके और किसी तरह का कोई खतरा भी न होने पाए। तो ये एक सावधानी ज़रूर कर लीजिए। अच्छा, बच्चों को फूड आइटम जो है उसमें टमाटर भी दीजिए। जो सिट्रस फूड होते हैं, यानी संतरा हुआ, मौसम्बी हुआ, नींबू हुआ, ये सब दीजिए। वाटरमेलन हुआ, ये दीजिए, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है। डिहाइड्रेशन की शिकायत शरीर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 1 साल से बड़ा है बच्चा तो उसे ग्लूकोज का पानी भी दीजिए। और जो फूड होता है वो घर पर ही बनाइए, घर के बाहर का खाना बिल्कुल बच्चों को मत दीजिए। हम सभी को पता है कि पूरे भारत में बहुत भयंकर रूप से कोरोना डिसीज़ फैल रहा है। शहरों में तो शहरों में भी, गाँव में भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए सावधानी ज़रूरी है। कोरोना डिसीज़ के साथ ही ब्लैक फंगस, वाइट फंगस नाम की भी बीमारी आ चुकी है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रखें। और जो लक्षण हैं, जिससे कि आप समझ सकती हैं कि बच्चा किसी तरह मतलब संक्रमित हुआ है थोड़ा बहुत, वैसे मैं खुद भी भगवान से यही दुआ कर रही हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमें इस तकलीफ़ से निजात मिल जाए। ख़ास तौर से छोटे बच्चे, नवजात शिशु जो हैं, मैं यहाँ सुन रही हूँ बॉम्बे शहर में बहुत बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। तो ऐसी नौबत ना आने पाए कि बच्चों के ऊपर कोई विपत्ति आए। और हम सबको ये प्रार्थना करनी चाहिए मिल करके कि इस तकलीफ़ के घड़ी में हम भगवान को ही याद कर सकते हैं, उन्हीं से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें इस तकलीफ़ से निजात दिलाए। अब जो लक्षण है वो मैं बता दे रही हूँ। डायरिया जैसा लक्षण आपको दिख सकता है, यानी बुखार, सर्दी, जुखाम दिख सकता है आपको। बच्चे की बॉडी में पेन हो सकता है, सांस लेने में समस्या हो सकती है, बच्चे में सुस्ती दिखाई दे सकती है।
सिर दर्द और उल्टी भी हो सकता है। तो ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं तो आप इधर उधर की बातों में न पड़ करके तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, ताकि समय रहते बच्चे का अच्छी तरह से इलाज हो सके। बड़ों में भी यही सेम जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, वही है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, पहले के समय में ऐसा होता था कि बच्चे बहुत ज़्यादा गुब्बारा फुलाते थे, तो अब ये गुब्बारा फुलाने वाली जो बात है ये सामने आ रही है कि बहुत हद तक मददगार है बच्चों का जो हार्ट है उसको मजबूत करने के लिए, उसके जो जबड़े होते हैं उनको मजबूत करने के लिए। तो इसलिए बच्चों को गुब्बारा फुलाने के लिए ज़रूर दीजिए। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आपको काढ़ा तैयार करना है। ये काढ़ा जिसकी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, इसे 1 साल से बड़े बच्चे, यानी जितने भी छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल, यानी 1 साल से बड़ा बच्चा है तो उसे दे सकते हैं। इसके अलावा हम बड़े लोग भी इस काढ़े का यूज करते हैं, और जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए भी ये काढ़ा बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन 1 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि बच्चा 1 साल का नहीं हुआ है, तो उन्हें न दें, और नहीं तो फिर दे भी रहे हैं तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में देना है। जब काढ़ा पक जाएगा तो कितना देना है उसकी क्वांटिटी मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए इसका जो इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ये 2 हरी इलायची है, ये 3 लौंग है, ये दालचीनी है थोड़ी सी, ये काली मिर्च है, ये हरी सौंफ है। सौंफ को यहाँ मैं इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि सौंफ जो होता है, जैसे कि ये जो गरम मसाले हैं, इससे किसी किसी को ऐसा हो जाता है कि उन्हें गैस की समस्या हो जाती है। तो इससे क्या होता है, ये जो सौंफ है वो गैस रिलीज करने में बहुत मददगार होता है। बहुत से लोग जो सौंफ होता है उसको 2-3 घंटे पानी में रख करके उसका जो पानी होता है वो पीते हैं गैस रिलीज होने के लिए। और आपने अक्सर देखा होगा होटल में, नहीं तो फिर घरों में भी बहुत से लोग खाना खाने के बाद में थोड़ा सा सौंफ और उसके साथ में थोड़ी सी शक्कर के दाने लेते हैं, क्योंकि ये खाना डाइजेस्ट करने में बहुत मददगार होता है। तो इस तरह से अगर जो गरम मसाले हैं इससे किसी को थोड़ा बहुत गैस होता है तो ये जो सौंफ है वो गैस को रिलीज कर देती है। इसके अलावा सौंफ की खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो हमारे काढ़े का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब ये जो है वो अजवाइन है, इसके अलावा ये अदरक है, इतना सा मैंने लिया है, और ये थोड़ी सी हल्दी है। ये घर की हल्दी है जो कि मैंने गांठ को पीस करके बना करके रखा है। ये मैं मेरे बेटे के दूध में अक्सर डालती हूँ। मैंने गमले में हरी हल्दी का जो झाड़ है वो लगा करके रखा, मैं आपको झाड़ ज़रूर शेयर करूँगी। ये तुलसी के 7-8 पत्ते हैं जो कि मैंने धो करके रख लिया है। और ये गुड़ है। गुड़ जो होता है उसमें फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, और फास्फोरस जो होता है वो कफ को मेल्ट करने के लिए बहुत मददगार होता है, यानी कफ जो होता है वो निकाल देता है। तो इसलिए गुड़ ज़रूर डालना चाहिए। गुड़ की जगह पर आप दूसरा कोई चीज़ न डालें, जैसे शक्कर वगैरह होता है वो न डालें, गुड़ ही डालें। गुड़ से टेस्ट भी मीठा हो जाएगा, बच्चों को अच्छा भी लगेगा उसका टेस्ट, और इससे उन्हें फास्फोरस भी मिल जाएगा। तो चलिए अब फटाफट हम इसका काढ़ा बनने के लिए रख देते हैं। अब इसके लिए जो चाहिए, अच्छा इसमें हल्दी जो मैंने बताया, आप बाहर की हल्दी न यूज करें, जो घर की हल्दी बनी हुई होती है उसी को यूज करें। गांठ लेकर के आप पीस करके रख लीजिए। ये मैंने रख दिया है। अब इसमें मैं 2 गिलास पानी डाल दूंगी। 2 गिलास इसलिए क्योंकि जब 2 गिलास हम रखेंगे तो इसे पकाते पकाते 1 गिलास बना लेना है हमें, यानी इतनी देर तक हमें इस काढ़े को बनाना है। तो ये हो गया पानी। अब इसमें हम फटाफट जो सारे इंग्रेडिएंट है वो डाल देते हैं। ये सौंफ हो गया। आप चाहें तो इन सभी सामग्री को अच्छी तरह से कूट लीजिए, और कूट करके फिर आप उसे डालिए, लेकिन मैं ऐसे ही डालती हूँ और ये अच्छी तरह से पक जाता है। कूटने से क्या होता है, जहाँ हम कूटते हैं, चाहे हम मिक्सर में इसको ग्राइंड करें चाहे हम कूटें, तो उसमें भी थोड़ा बहुत इसका जो रस होता है वो चला जाता है। तो इसलिए मैं बगैर कूटे ही इसको बनाती हूँ। तो ये सब मैंने डाल दिया है। मैं सिर्फ अदरक को ही अच्छी तरह से कूट करके लूँगी। ये सारे इंग्रेडिएंट मैंने डाल दिए हैं। अब मैं अदरक कूट लेती हूँ। ये अदरक कूट करके हो गया। अब मैं इसे इसमें डाल दे रही हूँ और इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तब हम देखेंगे कि इसकी कितनी क्वांटिटी
बच्चों को और कितनी क्वांटिटी बड़ों को देनी है। देखिए ये काढ़ा बन करके तैयार हो चुका है। काफ़ी देर हो गया, मैंने इसे रखने के बाद में पूजा वगैरह किया, घर का थोड़ा सा काम निपटाया, तब तक ये अच्छी तरह से पक भी गया है और अब पूरी तरह से ठंडा भी हो चुका है। फ़िलहाल इसे जब भी पिए, चाहे आप स्वयं पी रही हैं, चाहे आप बच्चे को दे रही हैं, आपको इसको एक बार फिर से गुनगुना कर लेना है। इसको गरम गरम ही पीना होता है, ठंडा करके नहीं पीना होता है, तो ये कम असर करता है। अब मैं इसे आपको छान करके दिखा दे रही हूँ। देखिए इस तरह से ये काढ़ा बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से ये काढ़ा बन गया है हमारा। जो बड़े लोग हैं या वृद्ध हैं उनको इस तरह के कप में आधा कप या 1 कप जितना उन्हें चाहिए वो ज़रूर दीजिए। रोज़ प्रतिदिन आपको इसको फ्रेश बना करके ही देना है। दिन में अगर 2 बार लेते हैं, सुबह शाम, तो बहुत अच्छा रहता है। सुबह खाली पेट, शाम को 1 बार पी लीजिए। मैं तो रात में सोते समय पीती। तो ये काढ़ा जो है ये मैंने और मेरे बेटे ने दोनों ने लिया है। अब बड़े लोगों का मैंने क्वांटिटी बता दिया आपको कितना देना है, और जो छोटे बच्चे हैं उनको, जो 6 मंथ से थोड़े बड़े हैं, तो उनको आप इतना टीस्पून दे सकती हैं, ½ टीस्पून। और जो और थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनको आप 2 टीस्पून इस तरह से भर करके दीजिए। तो इससे क्या रहेगा, उन्हें अच्छा भी रहेगा और किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होगा। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे आपको, नवजात शिशु को और छोटे बच्चों को कोरोना डिसीज़ या फंगल इन्फेक्शन या वाइट इन्फेक्शन, जो कुछ भी संक्रमण इस समय आया हुआ है, उससे बचाए रखने के लिए क्या सावधानी बरतनी है, कौन कौन से लक्षण हैं इन बीमारियों के। वाइट फंगस और ब्लैक फंगस के लक्षण मैंने नहीं बताए हैं। फिलहाल आपको इसमें इतना ही करना है कि बच्चों को गंदगी वाली जगहों से दूर रखें। यानी कि बच्चे की साफ़ सफाई, आपको जैसे अच्छी तरह से नहलाना धुलाना, उसे अच्छी तरह से पोंछना, उसके बदन को सुखाना, उसको अच्छे साफ़ कपड़े पहनाना, स्वच्छ और साफ़ और शुद्ध और ताज़ा भोजन दीजिए। तो ये सब सावधानी ज़रूर रखिए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये जानकारी हो जाए। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।